हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। तंबाकू मुक्त अभियान 2.0। 13 लाख लोग तंबाकू के कारण गंवा देते हैं जान। जागरूकता के लिए 2 महीने तक चलेगा ये अभियान। एक नया अभियान शुरू करा है, तंबाकू मुक्त अभियान। देश के युवाओं को नशे की लत से दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने तंबाकू मुक्त अभियान 2.0 के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने मंगलवार को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक हाइब्रिड कार्यक्रम में तंबाकू मुक्त अभियान 2.0 के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। यह अभियान 2 महीने तक चलेगा। इस मौके पर राज्य मंत्री ने देश भर के चिकित्सा संस्थानों में तंबाकू निषेध केंद्रों का भी उद्घाटन किया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाना है। 13 लाख लोग तंबाकू के कारण गंवा देते हैं जान। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रताप राव जाधव ने कहा, देश में हर साल 13 लाख लोग तंबाकू के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। उन्होंने कहा कि तंबाकू युवाओं के बीच एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है, लेकिन इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। युवाओं को तंबाकू के सेवन से अधिक अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करते हुए जाधव ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य आंतरिक रूप से स्वयं को संतुष्टि देता है, तभी वो अपने परिवार और समाज के विकास में भागीदारी निभा सकता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे तंबाकू के सेवन और इसकी लत से दूर रहें। आर्मेनिया ने भारत से खरीदे कुल $600 मिलियन के हथियार। 4 वर्षों में भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत आज अपने हथियारों को दूसरे देश में निर्यात भी कर रहा है। ऐसे में पश्चिम एशिया और यूरोप के काकशेष क्षेत्र में स्थित पहाड़ी देश आर्मेनिया भले ही किसी अन्य देश से संघर्षरत ना हो, लेकिन भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बना है। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, हॉवित्जर एंटी टैंक रॉकेट और एंटी ड्रोन उपकरण और गोला बारूद की खरीद की है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 24-25 की शुरुआत तक आर्मेनिया ने भारत से कुल $600 मिलियन के हथियार खरीदे हैं। आर्मेनिया में भारत हथियारों की खरीद। रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नई दिल्ली और आर्मेनिया की राजधानी येरेवन के बीच सैन्य सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। पिछले 4 वर्षों में आर्मेनिया भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है। आर्मेनिया ने 2022 से पहले विदेशी खरीदार के तौर पर भारत को $720 मिलियन में 15 आकाश मिसाइल प्रणालियों का ऑर्डर दिया था। आर्मेनिया को भारत में विकसित स्वदेशी रूप से विकसित आकाश 1S वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली 2024 के अंत में भारतीय कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड से आपूर्ति की जानी है। यह आकाश 1S प्रणाली लड़ाकू विमानों, निर्देशित मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई खतरों के खिलाफ विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 41वीं भारतीय तटरक्षक कमांडरों की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मंगलवार को 41वीं भारतीय तटरक्षक ICG कमांडरों की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। यह कॉन्फ्रेंस 24 से 25 सितंबर तक भारतीय तटरक्षक मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। पर वरिष्ठ तटरक्षक कमांडरों की इस कॉन्फ्रेंस में समुद्री सुरक्षा की बढ़ती जटिलताओं से जुड़ी रणनीतिक संचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने इस कॉन्फ्रेंस को भारतीय तटरक्षक बल के भविष्य की दिशा तय करने में अहम बताया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने तटरक्षक बल के वरिष्ठ कमांडरों से बातचीत की। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा में उभरती नई तकनीकों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, दुनिया इस समय एक प्रौद्योगिकी क्रांति के दौर से गुजर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और ड्रोन की इस युग में सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भविष्य में समुद्री खतरों में वृद्धि होगी। ऐसे में हमें सतर्क और तैयार रहना होगा। भारतीय फ्रंटलाइन स्टील्थ फ्रिगेट तलवार केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पर पहुंचा। भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन स्टील्थ फ्रिगेट INS तलवार इस समय केन्या की यात्रा पर है। 22 सितंबर को मोम्बासा बंदरगाह पर पहुंचा। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करना तथा रचनात्मक सहयोग और पारस्परिक विकास को बढ़ावा देना है। बंदरगाह पर जहाज के ठहरने के दौरान दोनों नौसेनाओं के कर्मी सहयोग बढ़ाने और अंतर संचालन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के पेशेवर संपर्क और क्रॉस एक्सचेंज यात्राओं में शामिल होंगे। भारत और केन्या सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंधों की नींव पर बने एक मजबूत बंधन को साझा करते हैं। हिंद महासागर से जुड़े भौगोलिक पड़ोसियों के रूप में दोनों राष्ट्र एक स्वाभाविक साझेदारी हैं। पिछले कुछ वर्षों में
नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं और बढ़ते व्यापार से निवेश मजबूत हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। S&P ने आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.8% पर रखा बरकरार। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.8% पर बरकरार रखा है। एजेंसी ने उम्मीद जताई है कि RBI अपनी अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत ब्याज दरों में कटौती शुरू कर देगा। 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.9%। रेटिंग एजेंसी ने मंगलवार को जारी एशिया प्रशांत की आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 24-25 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.8% और वित्त वर्ष 25-26 के लिए GDP वृद्धि दर के अनुमान को 6.9% पर बरकरार रखा है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में ठोस वृद्धि से RBI मुद्रास्फीति को अपने लक्ष्य के अनुरूप लाने पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। नेपाल ने हमास के नियंत्रण से नेपाली छात्रों की रिहाई की अपील विश्व समुदाय से की। हमास द्वारा इजरायल पर आक्रमण के दौरान बंधक बनाए गए नेपाली छात्रों की रिहाई का मामला न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उठाया गया है। नेपाल की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा ने नेपाली छात्रों की जल्द से जल्द रिहाई में मदद मुहैया कराने के लिए विश्व समुदाय से अपील की। डॉक्टर राणा ने कहा, असंलग्न राष्ट्र समूह से मेरा आग्रह है कि वो संयुक्त राष्ट्र के महासभा के मंच पर नेपाल की इस समस्या को स्थान दें और नेपाली छात्रों की रिहाई में हमारी मदद करें। एक वर्ष बाद भी हमास के नियंत्रण से नेपाली छात्रों की रिहाई नहीं हो पाई। न्यूयॉर्क में जारी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर आयोजित असंलग्न राष्ट्र के विदेश मंत्रियों की बैठक में हमास के कब्जे में लिए गए नेपाली छात्रों की रिहाई के लिए अपील की गई। नेपाल की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा ने हमास द्वारा इजरायल पर आक्रमण के दौरान 10 नेपाली नागरिकों की हत्या किए जाने और करीब दर्जन भर नेपाली नागरिकों को बंधक बना लिए जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा, आज करीब एक वर्ष बाद भी हमास के नियंत्रण से नेपाली छात्रों की रिहाई नहीं हो पाई है। न्यूयॉर्क में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर विरोध प्रदर्शन, वापस जाओ और इस्तीफा दो के नारे लगे। न्यूयॉर्क में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने वापस जाओ और इस्तीफा दो जैसे नारे लगाए। मोहम्मद यूनुस, जो वर्तमान में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क के एक होटल में ठहरे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले कराने का आरोप लगाया और शेख हसीना हमारी प्रधानमंत्री हैं जैसे पोस्टर दिखाए, साथ ही उनके सत्ता में आने की निंदा की। बता दें, 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने 8 अगस्त को बांग्लादेश की संसद के भंग होने और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में पदभार संभाला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूनुस ने गंदी राजनीति के जरिए असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा कर लिया है। श्रीलंका में मंगलवार को भंग किया जा सकता है संसद को, समय से पहले होंगे संसदीय चुनाव। श्रीलंका में आज यानी कि मंगलवार रात संसद को भंग किया जा सकता है। माना जा रहा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके संसद भंग करने के 7 दिसंबर तक संसदीय चुनाव कराने की घोषणा कर सकते हैं। अनुराग कुमार दिसानायके ने सोमवार को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति की शपथ ले ली। कैबिनेट में 15 विभागों का बंटवारा किया जाएगा। NPP सांसद डॉक्टर हिरानी अमरसूरिया को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में भविष्य के शिखर सम्मेलन के अवसर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्रालय ने भी ये जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार बैठक के दौरान दोनों राजनेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की हाल की यूक्रेन यात्रा को स्मरण किया और द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर सुदृढ़ीकरण पर संतोष व्यक्त किया। यूक्रेन के ताज़ा हालात के साथ साथ शांति की राह पर आगे बढ़ने
मुद्दा भी उनकी चर्चा में प्रमुखता से शामिल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति और संवाद के साथ साथ समस्त हितधारकों के बीच जुड़ाव के माध्यम से युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में भारत के स्पष्ट, सुसंगत और रचनात्मक दृष्टिकोण को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत युद्ध का स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव सहायता मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिजनेस लीडर्स और सीईओ के साथ बैठक, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर समेत निवेश बढ़ाने पर हुई चर्चा। देश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख सुपर फंड्स के साथ शानदार बैठक हुई, जिसमें हमने भारत की गतिशील विकास क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश अवसरों की खोज की। द्विपक्षीय सहयोग पर बढ़ाने की चर्चा हुई। डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सहयोग की महत्वपूर्ण संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री और कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ की द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तड़के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की बैठक से इतर कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सवा अल खालिद अल सबा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देश के नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और ऐतिहासिक संबंधों तथा लोगों के बीच मजबूत संपर्क को मजबूत करने पर चर्चा की। बता दें, भारत और कुवैत के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। खासतौर से PM मोदी के कार्यकाल के दौरान दोनों देश के बीच संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। भारत नेपाल साझेदारी के सभी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए आपसी हित के मामलों पर चर्चा की है। यह मुलाकात भारतीय समयानुसार सुबह 4:15 से 4:45 तक हुई। प्रधानमंत्री ओली ने एक्स पोस्ट पर सौंदर्यपूर्ण वातावरण में बहुत ही अच्छी मुलाकात होने की बात कही है। ज्ञात हो, बीती 15 जुलाई को KP शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से उनकी यह पहली मुलाकात है। इस मुलाकात के दौरान भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री सहित विदेश मंत्रालय के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मुलाकात पर नेपाल के विदेश मंत्री डॉक्टर R.J. राणा ने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से नेपाल भ्रमण पर आने का आग्रह किया है। इसे PM मोदी ने स्वीकार करते हुए जल्दी ही नेपाल भ्रमण पर आने का आश्वासन दिया है। राणा के मुताबिक दोनों शीर्ष नेताओं के बीच सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।